नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आपका लप्पू भैया, आपका जो क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, राइटिंग इन सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन, इसको आगे बढ़ाता हूं। और बच्चों, आज का हमारा जिस टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं वो लाइफ इन ए सिटी। ठीक है, मतलब नगर में जीवन किस प्रकार होता है। तो अगर मैं नगर की बात करूं बच्चों, ठीक है, तो नगरों के अंदर स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड मेजर शेयर ऑफ वेल्थ। मतलब एक वहां पर क्या था, इलाइट ग्रुप था। इलाइट मतलब एक तरीके से भूस्वामी। भूस्वामी का मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब वो लोग जो अमीर थे। क्या थे? अमीर। तो अमीर लोगों ने एक तरीके से वहां पर मतलब वेल्थ पे, मतलब पैसे पे, जमीन पर, जायदाद पर अच्छा खासा कब्जा कर रखा था। और बच्चों वहां पर क्या था, न्यूक्लियर फैमिली का चलन था। न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है बच्चों, जैसे आपको पता होगा जॉइंट फैमिली होती है जिसके अंदर चाचा दादा वगैरह सारे होते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। ऐसे इसका अपोजिट होता है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें मम्मी पापा और सिर्फ बच्चे होते हैं। ठीक है बच्चों, और जो फैमिली का हेड होता है वो कौन होता है? फादर होता है। अब बच्चों मेसोपोटामिया के अंदर शादी के बारे में हमें थोड़ी ही बातें पता है, जैसे कि शादी के डिक्लेरेशन के लिए, मतलब अगर शादी करना होता था, शादी के लिए क्या करना पड़ता था, दूल्हे को जो दूल्हा होता था, मतलब जो ग्रूम होता था, वो ब्राइड के फैमिली वालों को डिक्लेयर करता था कि मेरे को आपकी जो बेटी है वो मेरे को पसंद है। ठीक है, ऐसे फिर अगर ब्राइड के घर वालों को वो लड़का समझ आता था तो फिर क्या करते थे, दोनों आपस में उपहारों का आदान प्रदान करते थे, मतलब एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते थे। ठीक है बच्चों, फिर शादी वाले दिन शादी वाले दिन जब दोनों मिलते थे तो बच्चों वहां पर पहले तो दोनों मिलते थे, गिफ्ट एक्सचेंज करते थे। गिफ्ट एक्सचेंज करने के बाद पूजा वगैरह करते थे, जैसे हमारे में फेरे वगैरह लेते हैं, ऐसे उनमें भी कोई पूजा वगैरह होती थी। पूजा के बाद वो क्या करते थे बच्चों, साथ मिलके खाना खाते थे। फिर जो मदर इन लॉ है, मतलब सास है वधू की, मतलब मदर इन लॉ है इसकी, ब्राइड की, वो उनको लेने आती थी। और पिता जो होता था उसी समय अपनी पुत्री को उसके हिस्से का जो भी धन संपदा होती थी वो उसको दे दिया करता था। अब बच्चों शादी के हिसाब से हमें सिर्फ इतनी कहानी पता है मेसोपोटामिया के आधार पर। हाँ, मैं आपको ये बताता हूं कि जो पिता की जो प्रॉपर्टी होती थी ना, मेन प्रॉपर्टी, जैसे घर, बैल मतलब पशु, घर हो गया, जमीनें हो गई, ये सारी की सारी पुत्र को मिलती थी। लेकिन शादी के समय पुत्री को भी उसकी दाय का, मतलब उसके हिस्से का एक शेयर दिया जाता था। अब बच्चों हम बात करते हैं उर्स सिटी के अंदर। उर्स सिटी की जो खोज है ना बच्चों, एक तरीके देखा जाए तो 1910 के दशक में शुरू हो चुकी थी। ठीक है, अब 1910 के दशक में जब बच्चों, जब इसकी शुरुआत हुई, हाँ 1910 नहीं, सॉरी बच्चों, 1930 के दशक में उर की खोज होनी शुरू हुई और धीरे धीरे हमने पूरा का पूरा नगर खोज दिया। तो उर के बारे में अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे बताया 1930 में इसकी 1930 के दशक में हमने इसकी खोज करनी शुरू कर दी। अब जब उर की खोज की तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, बहुत ही पतली पतली गलियां हैं, इरेगुलर शेप्स ऑफ हाउस प्लॉट्स है, मतलब सारे घरों की जो शेप्स थी ना वो एक ऐसी नहीं थी, इरेगुलर थी, कोई छोटे कोई और छोटे कोई बड़े, इस तरीके से, जिससे क्या लगता है बच्चों वहां पर टाउन प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। टाउन प्लानिंग क्या होता है बच्चों, नगर नियोजन। नगर नियोजन का अर्थ होता है कि कोई भी अगर जगह बनती है तो बच्चों वो ढंग से बनती है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ बनती है। ऐसे हमने कोई भी जगह देखोगे उसका पहले नक्शा बनता है, नक्शे के बाद बिल्डिंग तैयार होती है, बिल्डिंग की नींव डलती है, तो क्या होता है प्लानिंग से बनता है। जैसे नालियां निकाली जाती है ड्रेनेज सिस्टम के लिए, अगर बारिश का पानी भर गया तो उसको भी निकालने के लिए गलियों को उस तरीके से बनाया जाता है। तो इस पूरी चीज को बोलते हैं टाउन प्लानिंग। उर नगर में क्या था बच्चों, टाउन प्लानिंग की कमी थी। क्या थी? कमी थी। और वहां पर कोई भी स्ट्रीट ड्रेन नहीं था, मतलब कोई भी नालियां नहीं थी, जैसे कि हम मोहनजोदाड़ो में देखते हैं। मोहनजोदाड़ो हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। मोहनजोदाड़ो क्या है, भारत का एक नगर था प्राचीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था बच्चों, बिल्कुल भी टाउन प्लानिंग नहीं हुई थी, सारी की सारी नालियाँ ऐसी, मतलब कुछ भी नहीं। नालियों के नाम पर क्या था, उनके आंगन में, मतलब घर कैसे था, घर की छत कुछ ऐसे बनी हुई थी टेढ़ी, मतलब ढलान की तरफ, अंदर की ओर ढलान थी घर की छतों की, और जो घर का आंगन था ना वो केंद्र था इन ढलानों का। ठीक है, तो आंगन मतलब जो एक तरीके से जो पूरा का पूरा आंगन होता था उसके बीच में एक सम्प होता था। सम्प मतलब एक हौज होती थी नाली जैसी। सारा अगर पानी बारिश का गिरता था तो बारिश का गिर के वो सारा का सारा, या फिर जो भी पानी गिरता था वो सारा ऐसे ढलानों से होता हुआ कैसे गिर जाता था, नीचे हौज में गिर जाता था। तो मतलब क्या था, जो नाली वाली कोई सिस्टम नहीं था, घर के नीचे ही एक पूरी की पूरी उन्होंने ड्रेनेज के लिए या फिर वेस्ट के लिए एक होल बना रखा था जिसके अंदर सारा पानी इकट्ठा होता था।
मेसोपोटामिया के लोग बच्चों, अगर मैं बताऊं, उर नगर के जो घर थे उनमें खिड़कियां भी नहीं मिली। तो खिड़कियों का जो अंदाजा लगाया गया इसलिए कि प्राइवेसी बनी रहे, क्योंकि घर बहुत छोटे छोटे होते थे और बिल्कुल ही चिपके चिपके घर होते थे, जिस वजह से प्राइवेसी का ना मतलब प्राइवेसी बिल्कुल नहीं बनी होती थी। इसलिए घर के अंदर कोई गिफ्ट करना, सॉरी, कोई खिड़की नहीं होती थी और जो घर की रोशनी होती थी सीधे की सीधे मुख्य द्वार से आती थी। अब बच्चों यहाँ पर कुछ सुपरस्टिशियंस थे। सुपरस्टिशंस मतलब अपशगुन अपशगुन। तो क्या थे बच्चों, जैसे रेज थ्रेशोल्ड, मतलब अगर घर की दहलीज ऊंची उठी होती थी तो वो क्या लेकर आती थी, बरकत लेके आती थी, जिसको हम कहते हैं वेल्थ, मतलब पैसा, धन के लिए हमारे लिए लाभदायक होती थी। और जो घर का फ्रंट डोर होता था, मुख्य द्वार होता था, वो हमेशा ओपन टुवर्ड्स अनदर हाउस, मतलब घर से बाहर की तरफ खुलता था, आउटवर्ड्स खुलता था, जो कि क्या होता था, सौभाग्य का प्रतीक होता था, लकी होता था। अगर वो घर के अंदर की तरफ खुलता था तो ये क्या होता था, अपशगुन। अपशगुन कैसा कि जो वाइफ थी, मतलब जो पत्नी थी, वो अपने पति के लिए, हस्बैंड के लिए टॉर्मेंट होती थी, मतलब यंत्रणा का मतलब कष्टदायी होती थी अपने पति के लिए। तो बच्चों ये उस समय के मेसोपोटामिया के सुपरस्टिशंस थे, शगुन अपशगुन थे। जैसे हमारे इधर होता है बिल्ली रास्ता काट जाना, शीशा टूट जाना, ठीक है, और भी ऐसे कितने सारे हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर कितने सारे शगुन अपशगुन होते हैं। सेम एज इट इज मेसोपोटामिया में भी कई अशगुन और अपशगुन थे, जैसे कि आपको मैंने ये दो से तीन आपको एग्जाम्पल बताया। अब उन नगर में बच्चों क्या मिला है, कब्रगाह मिला है, जो कि हमें बताता है सोशल डिस्पैरिटीज के बारे में। सोशल डिस्पैरिटीज मतलब सामाजिक विषमता के बारे में। सामाजिक विषमता मतलब अमीर गरीब का जो भेदभाव है वो इन सिमेट्री से पता लगता है। अब सिमेट्री से कैसे पता लगता है बच्चों, अब क्या था, मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनके मतलब कल्चर में था कि वो जिनकी डेथ होती थी उनके ग्रेव के अंदर, मतलब उनकी कब्र के अंदर उनसे जुड़ी हुई चीजें डालते थे। मतलब जैसे अमीर बंदा होगा तो सोना चांदी ये सब चीजें डलती थी, तो जिससे पता लग जाता था भाई अमीर बंदा होगा ये उस समय का। और जो गरीब था उसकी मिट्टी की कब्र, मिट्टी के बर्तन, यही सारी चीजें चली जाती थी। तो बच्चों मतलब एक तरीके से कब्र के अंदर जो डेली बेसिस पे जो चीजें यूज करते थे लोग, वो चीजें डाली जाती थी। तो अमीर की जो चीजें होती थी थोड़ी सी महंगी प्रीशियस होती थी और गरीब की चीजें लो कैटेगरी होती थी, और वही चीजें कब्र में डाली जाती थी, जिससे पता लगता था भाई कौन बंदा अमीर था और कौन बंदा गरीब था। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए ट्रेडिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन। इस टॉपिक के अंदर हम मारी के बारे में पढ़ने वाले बच्चों, मारी नगर। ठीक है बच्चों, अब मारी नगर के बारे में बात करूं तो 2000 ईसा पूर्व के बाद जो मारी नगर था बच्चों, एक रॉयल कैपिटल के रूप में वो सामने आया। रॉयल कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया, तीन तरीके के क्या होते हैं बच्चों, तीन तरीके के नगर बताए थे ना मैंने आपको। एक मंदिरों के आसपास बसे, दूसरे व्यापारिक केंद्रों के आसपास बसे, तीसरा शाही शहर के रूप में उभरे। तो ये जो तीसरा है ना रॉयल कैपिटल, ये मारी तीसरे का एग्जाम्पल है। उरुक नगर पहले टेम्पल वाले का एग्जाम्पल था। ट्रेड सेंटर का एग्जाम्पल अभी आपको मैंने पढ़ाया। और अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके अंदर क्या कि मारी नगर में जो दो समाज रहते थे, एक रहता था किसान और दूसरा रहता था पेस्टोरलिस्ट। ठीक है बच्चों, लेकिन अधिकतम लोग, ज्यादातर टेरिटरी किसके लिए होती थी, शीप एंड गोट्स के चराने के लिए। मतलब देखा जाए तो ज्यादातर भूमि जो थी वो पेस्टोरलिस्ट लैंड था, लेकिन दोनों रहते थे, फार्मर्स भी रहते थे और पेस्टोरलिस्ट भी रहते थे, मतलब किसान भी रहते थे और चरवाहे भी रहते थे, दोनों मिलकर रहते थे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा भूमि जो किसकी थी, चारे के लिए इस्तेमाल होती थी, किसके, भेड़ और बकरियों के लिए। अब बच्चों क्या था कि जो मारी है ये किसके, यूफ्रेट्स के आसपास था, यूफ्रेट्स के आसपास बसा हुआ था, जो कि एक ट्रेड सेंटर मतलब ट्रेड कराता था साउथ एंड मिनरल रिच अपलैंड्स, टर्की, सीरिया, लेबनान। मतलब मैंने आपको बताया था मारी का ना दूर दूर के देशों से व्यापार होता था। मारी क्या, मेसोपोटामिया का। तो बीच में जो मैंने आपको याद हो तो बताया था ना, जब हम जलमार्ग पढ़ रहे थे, तो मतलब एक तरीके देखा जाए तो मेसोपोटामिया से लेकर मेसोपोटामिया जो था इसका यूफ्रेट्स की जो ट्रिब्यूटरीज थी, यूफ्रेट्स की जो सहायक नदियां थी, उसके साथ मतलब बहते हुए दूसरी जगहों से ट्रेड करता था। तो ये जो क्या बोला मैंने, यूफ्रेट्स था ना, ये मारी नगर के बीच में से होकर गुजरता था। तो इसका मारी को बहुत फायदा होता था। अब पहले ये समझो, जैसे मारी ये बीच में यूफ्रेट्स जा रही है, ये खेती का लैंड होता था और ये बाहर होता था अपना ऐसे, ये ऐसे खेती का लैंड ये होता था और बाहर होता था ये पेस्टोरल जोन, ये फार्म, ये हाँ ठीक है, और फिर ये हो गया था पेस्टोरल। तो ये
बाहर होता था चारागाह भूमि और अंदर होती थी खेती, फार्म। और ये जो बीच में है ना, ये नदी जा रही थी, कौन सी? यूफ्रेट्स। कौन सी बच्चों? यूफ्रेट्स। तो यूफ्रेट्स रिवर्स, अब क्या होता था बच्चों, पेस्टोरलिस्ट और फार्मर्स के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। लड़ाई क्यों होती रहती थी बच्चों? क्योंकि पेस्टोरलिस्ट की भूमि थी बाहर, तो पशु यहाँ चराए जाते थे, बीच में रहते थे खेत। तो ये पशु जब आगे बढ़कर जाते थे नदी की तरफ, तो ये खेतों से होकर के जाते थे, जिससे पशुओं की चलने की वजह से, पशुओं के पैरों से जो खेती थी वो पूरी की पूरी खराब हो जाया करती थी। तो बच्चों इससे किसानों की जो फसल थी वो खराब होती थी, जिससे किसानों को गुस्सा आता था। फिर किसानों ने क्या करा, वहां पर फेंसिंग करनी शुरू कर दी, मतलब तार वगैरह लगाना, दीवार बनाना वगैरह बनाना शुरू कर दी, जिसे पशु चारकों ने तोड़ना शुरू किया। फिर इनके आपस में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी, कई सारे लोग मारे गए। लेकिन बच्चों मैक्सिमम जो ऐसे युद्ध थे, इसमें क्रूरता रहती थी पेस्टोरलिस्ट की, मतलब चरवाहों की। चरवाहों का क्यों बच्चों? क्योंकि चरवाहे क्या करते थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। क्यों? क्योंकि जो चरवाहे होते हैं ना बच्चों, ये मौसम के हिसाब से चलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं यायावर। यायावर मतलब घुमक्कड़। घुमक्कड़ का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह रहने वाले। अब ये अपने भेड़ बकरी और अपने पशुओं की वजह से एक जगह से दूसरी जगह रहते थे, क्योंकि हर जगह हर बार ग्रीन नहीं होती, घासें कई बार सूख जाती है सर्दियों के अंदर। तो इसके लिए क्या करते थे, दूसरी जगह जाते थे जहां पर अच्छी घासें वगैरह हो, जहां पर इनके पशु का, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह। तो ऐसे ही बच्चों ये सारे के सारे नगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। तो मैंने बताया पेस्टोरलिस्ट इधर था। अब क्या करते थे, फार्मर्स को मारते थे और भाग जाते थे दूसरी जगह, फिर फार्मर्स को मारा, फिर भाग। तो इस वजह से हमेशा जो क्रूर होते थे वो कौन होते थे, पेस्टोरलिस्ट, जो हमेशा फार्मर्स की ऐसी तैसी करके रखते थे वहां पर। इसी आने जाने के लगने की वजह से ही अब मारी क्या था, एक रॉयल कैपिटल था। तो रॉयल कैपिटल होने की वजह से यहाँ पर सेफ्टी का ही बड़ा ध्यान रखा जाता था। सेफ्टी कैसे, कि अगर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हर एक चीज पर ध्यान रखा जाता था, हर एक चीज पर देखा जाता था। ऐसा एक क्ले टैबलेट पर हमें एग्जाम्पल मिलता है कि एक शिविर मतलब एक कैंप से किसी दूसरे कैंप को स्मोक से, धुएं से क्या भेजा जा रहा था, संदेश। क्या पता वो राजा के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो और नगर में किसी के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो, तो उसके सिग्नल दे रहे हो एक दूसरे को। तो बच्चों ऐसे करके कई सारी सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ता था कि कई सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरीके से। अब बच्चों ये जो यूफ्रेट्स रिवर थी ना, मैंने बताया ये क्या था, ये एक प्राइम पोजीशन थी मारी की। क्योंकि यूफ्रेट्स बीच में से जा रही है ना, तो जैसे मान लो ये पूरा मारी है, बीच में से यूफ्रेट्स जा रही है, तो यहाँ पर जो व्यापारिक जहाज थे जो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे थे, सीरिया, तुर्की और लेबनान, वो यहाँ पर आके रुकते थे। अब रुकेंगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब टैक्स देना पड़ेगा ना। जैसे मान लो भारत की सीमा पे अमेरिकी की जहाज आ गया, तो रुकेगा तो कुछ ना कुछ पार्किंग चार्ज या कुछ तो देगा ना। सेम एज इट इज ये भी मारी भी इन सबसे टैक्स लेता था। क्या लेता था, जिस भी चीज का व्यापार हो रहा है उसका 10वां हिस्सा। इसी चीज की वजह से ही मारी क्या हुआ, फला फूला और बहुत आगे जाके बढ़ा, जिससे मारी जो था एक प्रोस्पेरिटी का या प्रोस्पेरिंग ऑन ट्रेड, मतलब व्यापार की वजह से जो सबसे ज्यादा अमीर देश बना वो मारी बना। जिसका रीजन क्या था, ये जो प्राइम पोजीशन थी किसके ट्रेड के बीच में, साउथ और मतलब मिनरल रिच कंट्रीज। अब व्यापार किसका होता था बच्चों, इंडस्ट्रियल मटेरियल का, जो कि क्या था उस समय ब्रॉन्ज। याद है ना, मैंने आपको बताया था मेसोपोटामिया का जो समय वो ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। ब्रॉन्ज एज क्यों बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जो धातु थी इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए ब्रॉन्ज यूज किया जाता था। ब्रॉन्ज कैसे बनता है बच्चों, कॉपर और टिन का एक अलॉय होता है, तांबा और रांगा को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। हिंदी में, इंग्लिश में जो कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज बनाने के लिए क्या करते थे बच्चों, ये व्यापार करते थे। ऐसे एक बड़ी दूरी के व्यापार के लिए एक हमें क्ले टैबलेट में एग्जांपल मिला अलाशिया का। अलाशिया क्या है बच्चों, अलाशिया एक जगह है जो कि कहाँ पर है, साइप्रस सी के आइलैंड्स में है। यहाँ तक तांबे और रांगे का व्यापार किया जाता था, जिससे यहाँ पर आकर इन सारी चीजें, इन सारी धातुओं का इस्तेमाल किया जा सके। बच्चों मैं आपको एक बताता हूँ कि जो मेसोपोटामिया की सबसे युगांतकारी, मतलब एक तरीके से ऐसा आविष्कार जो युगों युगों से चलता आया, वो क्या है, पॉटर्स व्हील, कुम्हार का चाक। जैसे आप देखते हो कि वो जो कुम्हार मतलब जो पॉटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहिए को घुमाते हैं और मटका बनाते हैं, गिलास बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं। तो ये जो बच्चों सबसे पहले यूज हुआ ना मेसोपोटामिया में यूज हुआ, मेसोपोटामिया के बाद दूसरे देशों में गया ये। तो ये युगांतकारी, मतलब आज तक यूज हो रहा है मिट्टी के बर्तनों के लिए इसको बनाने का, तो ये युगांतकारी आविष्कार, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, एक तरीके से काफी लंबे समय तक की एक डिस्कवरी थी जो कि मेसोपोटामिया ने करी, जो कि मैंने आपको बताया क्या, कुम्हार का चाक, पॉटर्स व्हील। ठीक है बच्चों, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है
द लीगेसी ऑफ राइटिंग मतलब लेखन कला की देन। तो लेखन कला की देन क्या रही बच्चों, जैसे कि आपको मैंने बता रहा हूं कि लेखन कला की देन जो सबसे बड़ी है, जो विश्व में आज भी हम उसके मतलब एक तरीके से आभारी हैं, तो वो दो चीजें हैं, एक तो है मैथमेटिक्स और दूसरा है हमारा टाइम रिकॉर्डिंग। टाइम रिकॉर्डिंग को कहते हैं काल गणना और मैथमेटिक्स को तो गणित कहते हैं, जो कि आपको पता है। तो पहले काल गणना, पहले मैथमेटिक्स करते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमें ना मैथमेटिक्स को दर्शाने के लिए मेसोपोटामिया की हमें एक क्ले टैबलेट मिली है, जो कि 1800 ईसा पूर्व की है, जिसके अंदर बच्चों टेबल्स हैं, किसके, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, स्क्वायर रूट्स के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, इन सब के ना टेबल्स, जैसे टेबल्स पता है होना बच्चों आपको, 2 1 2 2 2 4, ये टेबल्स हो गए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के भी टेबल्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ऐसे करके पूरी पूरी लिस्ट बना रखी है। जैसे अपन जब तैयारी करते हैं या फिर कुछ ऐसे मैथ्स के टीचर हमें बोलते हैं ना कि उसको शीट पर लिख के याद करो, तो सारी टेबल्स ही होती हैं। तो ऐसे करके कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसे करके उसकी पूरी लिस्ट बना रखी थी। तो बच्चों ये मैथमेटिक्स जो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के समय में हमारे एक तरीके से सिलेबस में बहुत अच्छे से, बहुत सीरियसली हम इसको देखते हैं, जिसको हम अपने सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं 9th 10th 11th 12th के अंदर, वो चीज़ें हम मेसोपोटामिया 1800 ईसा पूर्व में, मतलब आज से 4 से 5,000 साल पहले की बात में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। उससे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं टाइम रिकॉर्डिंग। टाइम रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, इन्होंने क्या करा था, समय का विभाजन किया था, किसमें, एक साल को 12 महीने में, अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ द मून। मतलब जैसे अर्थ के चारों ओर चंद्र चक्कर लगाता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसके अकॉर्डिंगली ही मेसोपोटामियंस ने टाइम रिकॉर्डिंग की, मतलब काल गणना की। के काल गणना कैसे, मतलब मून जैसे अर्थ के चारों ओर क्या करता है, मून चक्कर लगाता है ना, तो इसी के आधार पर जो है हमारा इन्होंने टाइम रिकॉर्डिंग की। अब टाइम रिकॉर्डिंग इन्होंने मून के अकॉर्डिंगली की, इसलिए इस कैलेंडर को बोलते हैं चंद्र पंचांग। क्या बोलते हैं बच्चों, चंद्र पंचांग, जिसको हम बोलते हैं लूनर कैलेंडर हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं चंद्र पंचांग। मतलब जब हम पंचांग मतलब कैलेंडर या टाइम या काल की गणना या समय टाइम रिकॉर्डिंग करें अकॉर्डिंग टू मून, तो हम उसको बोलते हैं लूनर कैलेंडर, चंद्र पंचांग। तो अब बच्चों चंद्र पंचांग के आधार पर 12 महीने में विभाजित करा पूरे साल को, और ऐसे ही महीने को 4 हफ्तों में डिवाइड किया, और एक दिन को 24 घंटे में डिवाइड करा, और 1 घंटे को 60 मिनट में डिवाइड किया। ये सब किया मेसोपोटामिया ने आज से लगभग 5,000 साल पहले, मतलब 1800 ईसा पूर्व में उन्होंने मेसोपोटामियंस ने ये सारी चीज़ें करी। तो बच्चों ये दोनों चीज़ें आज हम यही एक्सेप्ट करते हैं ना, इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारे इधर भी 12 महीने हैं, ठीक है, 4 हफ्ते होते हैं, एक महीने के अंदर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो आज लाइफ में चल रही हैं, ये सब मेसोपोटामियंस की क्ले टैबलेट्स में हमने देखा 1800 ईसा पूर्व के समय में। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है, और हम अब आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बहुत सारे, क्योंकि ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैक्सिमम जितनी भी ऑडियंस है सबको हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और आगे से आगे हमारे चैनल को बढ़ाइए। आपने सबने हमारा बहुत सपोर्ट किया, हमारे इतने कम समय में 500 फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो सबको मैं इस बात का बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। आप जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा इस जो हमारी चैनल है उसको आगे बढ़ाइए, और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। धन्यवाद।